जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि आइसोटैक्टिक कौन से होते हैं। सेम साइड पे अगर मोनोमेरिक यूनिट्स लगे हो तो वो आइसोटैक्टिक होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिनडायोटैक्टिक, इसकी सेकंड टाइप आ जाती सिनडायोटैक्टिक। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। सिनडायोटैक्टिक आपने पढ़ा था ना, अल्टरनेटिंग। तो वो ही है ये टाइप अल्टरनेटिंग की, कि अगर पहले CH3 इधर लगाओ और हाइड्रोजन इधर हो, फिर CH3 इधर आ जाए और हाइड्रोजन इधर आ जाए, फिर CH3 इधर आ जाए, फिर हाइड्रोजन इधर आ जाए, यानी अल्टरनेट है। ये देखिए अल्टरनेट ऐसे बनेगा, अल्टरनेट। तो इसको आप सिन डायोटैक्टिक बोलते हो। और लास्ट में आपके पास आ जाती ए टैक्टिक। ए टैक्टिक भी बता देता हूं। ए टैक्टिक आपने रैंडम पढ़ा था ना, रैंडम। तो ये रैंडम पॉलीमराइजेशन है कि पहले CH3 इधर है, फिर हाइड्रोजन है, फिर भी CH3 इधर ही है, फिर इधर हाइड्रोजन है। तो ये रैंडम है, फिर हाइड्रोजन इधर आ गया, फिर CH3। तो इसमें रैंडम अरेंजमेंट होती है, जो ग्रुप्स होते हैं। तो ये आपकी थी टैक्टिसिटी की बेस पे टाइप्स। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जिससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होनी है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। सर अब आपको सिंथेसिस के ऊपर लेकर जा रहे हैं हम कि पॉलीमर बनते कैसे हैं। तो मोड ऑफ सिंथेसिस के ऊपर बात करते हैं। इसमें देखे दो ही आपको मेन याद रखनी है। एक एडिशन, मैंने आपको बताया था ना, एडिशन जिनके नाम के साथ पोली आ जाए वो एडिशन होते हैं, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कौन से होते हैं? जिनके नाम के साथ आ जाए जी पोली। तो ऐसे पॉलीमर जो दो मोनोमर से मिलकर बनते हैं, उनको एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स इनमें मिलकर बनते हैं, लेकिन सेम आप कहते हैं कि मोनोमर जो होते हैं, अगर आपको दो से कंफ्यूजन हो रही तो मैं आपको बताता हूँ कि सेम जिनमें मोनोमर होते हैं, होमो मोनोमर आप कह लें। होमोपोलीमर जो होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। होमोपोलीमर जो होते हैं, जो अभी हमने देखा है, इसकी एग्जांपल आपको दो, PVC, पीवी ए, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन। तो सर जिनके नाम के साथ पोली आ जाएगा वो एडिशन पॉलीमर होते हैं। और ये डिफरेंट मेथड से मिलकर बन सकते हैं। इनकी सिंथेसिस में आपके पास फ्री रेडिकल सिंथेसिस हो सकती है, दूसरा इनके पास कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकती है, तीसरा एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले फ्री रेडिकल, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले क्या होता है कि कोई रेडिकल जनरेट होता है। इस रेडिकल में आपको कोई ऐसी स्पीशी लेनी होती जो रेडिकल जनरेट करे। लाइक आपने ये स्पीशी ले ली है कोई, यहाँ से रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जब आप इसको लाइट दोगे या हीट करवाओगे तो रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है। अब ये आप, हम एग्जांपल लेते हैं, इथाइलिन की हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं। ये रेडिकल क्या करेगा, इसमें ये जो डबल बाड है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो डबल बाड इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा सर, इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा और ये CH2 इस R के साथ लग जाएगा। ठीक है। अब ये तो था इनिशिएशन स्टेप। अब प्रोपोगेशन में क्या होगा कि ये एक और CH2 का मॉलिक्यूल जो होगा, ये इनिशिएशन है, ये स्टेप नंबर 2 है, प्रोपोगेशन। इसके साथ मिलेगा और चेन की ग्रोथ होगी, तो उसी को तो आप प्रोपोगेशन कहते हैं। ये रेडिकल के साथ मिलेगा, बुक भी बेटा आपको बता दूंगा, टेंशन ना ले। ये आगे मिलता जाएगा। ये देखे, ये रेडिकल है, यहाँ पे ये इधर बांट जाएगा हाफ, और हाफ बांड इधर जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, देखिए, CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिलेंगे तो ये बांड बना देंगे, एक रेडिकल इसका बच जाएगा, ये वाला। और ये आपके पास ऐसे चेन की ग्रोथ हो गई है। ये आर वैसे का वैसा, ये देखें, ये रेडिकल बच गया है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन होगी, वहां पे कोई और रेडिकल मिलेगा
और इसकी टर्मिनेशन करवा देगा। ये टर्मिनेशन हो जाएगी। एक और चेन मिलेगी तो वो चेन क्या करेगी, उसकी टर्मिनेशन करवा देगी। तो ये एक प्रोसीजर होता है फ्री रेडिकल में, जिससे आपके पास क्या जनरेट होते हैं, पॉलीमर जनरेट होते हैं। ये एडिशन में आता है। ठीक है, एडिशन में क्या होता है कि एडिशन का दूसरा नाम होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, चेन की ग्रोथ होती है, चेन बढ़ती जाती है, इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दूसरी टाइप आ जाती है आपके पास कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या है, नाम से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हमने कैटाइन जनरेट करवाना है, वो जाकर अटैक करेगा। तो कैटाइन आपको कहाँ से मिलेगा, कोई लेविस एसिड ले ले, H2SO4 ले ले, AlCl3 ले ले, HF ले ले, यानी जो प्रोटॉन दे सके या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो मैं अगर आपको मिसाल दूं तो सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव दे देता है। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा देखें, वही इथाइलिन की बात करते हैं, तो ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो ये आगे जाकर कैटाइन जनरेट हो जाएगा। देखें कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन में इसके ऊपर कैटाइन का चार्ज, अब ये आगे किसी अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल की ग्रोथ हो जाएगी ऐसे, CH2 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 पॉजिटिव, ये ग्रोथ बढ़ती जाएगी जब तक कि टर्मिनेशन ना हो जाए। Oleh record lecture send ke pakha kamarda. ये कैटाइनिक हाँ पॉलीमराइजेशन। राफिया नाज अपना माइक ऑफ करें। ये हाँ इस राफिया नाज हाँ अपना माइक ऑफ करें। आप लोगों को बेटा पता ही नहीं होता, मीटिंग आप ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हाँ माइक राफिया नाज अपना माइक ऑफ करे, वरना मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। ये आप लोग लर्न कर रहे हैं बेटा, आप देखें बात कहाँ पे आप कर रहे हैं, और उस्ताद यहाँ पे सर खपा रहा है अपना, तो कुछ तो ख्याल किया करें। इसके बाद है एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। एनाइनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है, तो वो नेगेटिव चार्ज आपको पता है लेविस बेस करती है। तो यहाँ पे बेस या जिसके पास लोन पेयर होगा वो जाकर ये रिएक्शन देगा। इसकी मिसाल भी ये यूं ले लेते हैं, यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, वो ही पॉलीमर आ सकते हैं जिनके पास कोई लिविंग ग्रुप हो, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया इस तरह से। तो ये यहाँ पे अटैक होगा ना, तो ये Cl ये बाड इधर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, तो ये ऐसे बेस इसके साथ आकर लग जाएगी। ये मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट अच्छे हो सके। ठीक है, ये आगे फिर अपने ही जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ अटैक करेगा, फिर ये करेगा, तो ये चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी। ये आपके पास थी एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें चेन की ग्रोथ होती है। इसके बाद आ जाती कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन की डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कोपॉलीमर मिलते हैं, यानी कोपॉलीमराइजेशन होती है, और इसका दूसरा नाम होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है इसका दूसरा नाम। और इसमें क्या होता है कि दो जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर 1 और मोनोमर 2 आपस में मिलते हैं, और ये मिलकर इनमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, जैसे वाटर हो गया, यूरिया हो गया, एथानॉल हो गया, इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, तो कंडेंस्ड पॉलीमर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल दूं तो आपको नाइलॉन 66, इसमें वाटर की रिमूवल होती है, तो ये बनता है नाइलॉन 66। ये दो तरह के पॉलीमर होते हैं, जिनकी ये सारी की सारी क्लासेस थी जो हमने ये डिस्कस कर ली है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है, फिर ये आपका चैप्टर हम एंड कर देते हैं जी। अब यहाँ तक बेटा जो आपको समझ नहीं आई वो क्वेश्चन पूछे जी, बताएं जरा, यहाँ तक जो आपको बात समझ नहीं आई वो पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने स्टार्ट में बताया है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है 10⁵5,
तो फिर भी इनकी डेंसिटी लो होती है, ऐसा क्यों होता है हमारे पास? इनमें वेरियस टाइप्स होती हैं, कुछ की डेंसिटी लो होती है, कुछ की हाई होती है, ठीक है। एक्चुअल में डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट से भी लिंक नहीं कर रही होती ना, साथ वॉल्यूम भी तो देखा जाता है। समझ आ रही बात की? जी सर। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, इनकी पॉलीमराइजेशन में ऐसे चेंज होती है ना इनकी, तो ये चेंज ज्यादा होने की वजह से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। समझ आ रही बात की? तो जी वॉल्यूम बढ़ जाता है इनका, इस वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ओके सर। और कोई सवाल? सर आपने बताया ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो जी, इसमें आपने 4 टाइप्स बताई हैं, जबकि इसमें 3 डायमेंशन नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर ये तो एक ही टाइप में आता है। 3 डायमेंशनल और क्रॉस लिंक्ड नहीं मैंने बताया, मैंने आपको नेटवर्क पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का बताया है। तो 3 डायमेंशन नेटवर्क और नेटवर्क ये अलग अलग है। जो 3 डायमेंशनल है बेसिकली वो आपके पास क्रॉस लिंकेज में भी पाया जाता है, और नेटवर्क पॉलीमर है वो आप समझे कि नेटवर्क पॉलीमर के अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क भी होता है, और साथ में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। दोनों चीजें ऐड हो ठीक जाती ठीक, ठीक। हैं। हाँ जी, और कोई सवाल? सर ये जो आपने ब्लॉक पॉलीमर का बताया है, तो यहाँ पे भी जो मोनोमर्स हैं वो इरेगुलर अरेंज होंगे ना? हाँ जी, इसमें लेकिन जो इनकी अमाउंट है उनका फर्क होता है, ठीक है। एक लार्ज सीक्वेंस उसमें पाई जाएगी ब्लॉक। सर आपने ये जो प्लास्टिक पॉलीमर में थर्मोसेटिंग का बताया था उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। थर्मोसेटिंग का? हाँ जी सर, देखिए, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग वो पॉलीमर है, एक की मिसाल आपको दूं, अंडे को आप पका लो, उसकी उसको बॉय क्या कहते हैं, उसको आमलेट बना लो, तो क्या दोबारा से उसको अंडे में कन्वर्ट कर लोगे या किसी और शेप में उसको? नहीं होगा ना। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होते हैं जब एक दफा उनको हीट कर दिया जाए तो दोबारा से वो शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो क्लियर है सबको यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो आपने लीनियर में भी नाइलॉन की एग्जांपल दी है, तो सर नाइलॉन तो आपने फिर कहा है कि नाइलॉन 6 6 और ये ब्रांचिंग वाले में है, तो सर क्या लीनियर नाइलॉन भी हैं? लीनियर ब्रांचिंग वाले में मैंने कहाँ आपको बताया? सर लीनियर में भी आपने कहा है ना कि नाइलॉन जो है, जो सिर्फ चेन लेंथिंग होती है, तो उसमें आपने नाइलॉन की एग्जांपल दी है, तो सर नाइलॉन में लीनियर हैं जिनमें यानी ब्रांच नहीं है? क्योंकि नाइलॉन तो हम नाइलॉन 6 6 वगैरह पढ़ते हैं ना, जी तो सर लीनियर नाइलॉन भी हैं? बेटा, लीनियर से आप मुराद ये होती है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, या हो भी जी सकता है या नहीं भी हो सकता। लेकिन ब्रांचिंग से मुराद होती है कि उसके साथ ब्रांच में पॉलीमर अटैच होता है। समझ आ रही है? एक और पॉलीमर की चेन होती है, जी सर। ठीक है। तो जो नाइलॉन सिक्स 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 है ये बेसिकली कोपॉलीमर होता है, जो मैंने आपको इसकी आगे टाइप बताई हुई है। सर ये जो पॉलीमर ब्रांच होती है मेन चेन के साथ, जी, तो इसमें सेम मोनोमर्स भी हो सकते हैं जो चेन में होते हैं, और डिफरेंट दो तरह के हो सकते हैं ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है बेटा, आई थिंक आपके क्वेश्चंस काफी हमने ले लिए हैं। अब हम जो लास्ट टाइप टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है पॉलीमर का, वो हम डिफरेंट मेथड से डिटरमिन करवाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है। उनमें नंबर 1 पे है हमारे पास नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको mn से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इसका नाम होता है, इसका फार्मूला होता है आपके पास ये ये ni समीशन होता है सम ऑफ, ठीक है, सब जितने भी मोनोमर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय उनका मास डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसको आप ओपन करके लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 सो ऑन। ठीक है, इसी तरह नीचे N1 प्लस N2, ये N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये आगे चलता जाएगा। तो ये इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपके पास इसको डिटरमिन कहाँ से किया जाता है, तो इसको एक मेथड होता है ओस्मोमेट्री। ओस्मोमेट्री मेथड जो होता है, उस मेथड से इसको आप डिटरमिन करवा सकते हो। दूसरा आपके पास आ जाता है वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको MW से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेट की टाइप है पॉलीमर की, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूलर वेट होते हैं इनके। तो इसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका स्केयर हो जाएगा मास का, बाकी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी, साथ में MI का नीचे इजाफा। और इसको आप स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग मेथड से मालूम करते हो। ये आपने याद रखना है कि वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को कैसे मालूम करते हैं। इसके बाद थर्ड आ जाती है टाइप आपके पास जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसमें जस्ट कुछ नहीं, सिर्फ m की पावर 3 हो जाएगी, फार्मूला बाकी सेम है, नीचे सिर्फ एक चेंज आता है, m का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डिटरमिन करवा सकते हो आप सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड के जरिए। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। तो ये नीचे वाली जो चीज है ना मेथड के, ये किससे मालूम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक इनका जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ, और उसकी मदद से आप बाकी सबका जो है ना बता सकते हो फार्मूला। तो ये जनरल फार्मूला है MI की पावर अल्फा। अब याद रखें, अगर फॉर एवरेज, फॉर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अल्फा की वैल्यू 0 होगी, तो आप इस फार्मूले में 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर फॉर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अल्फा की वैल्यू 1 होगी, अगर उसमें पुट करोगे तो आपके पास फार्मूला निकल कर आ जाएगा। और फॉर जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अल्फा की वैल्यू 2 होती है, तो ये फार्मूले में पुट करोगे तो उसका जी का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट इसमें आ जाता है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, MV, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसका फार्मूला जो होता है वो ये है। अब विस्कोसिटी के लिए भी आप ना नंबर एवरेज और बाकी जो वेट के फार्मूले वो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/अल्फा। ठीक है, अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0 होगी, इसमें पुट करेंगे तो वो फार्मूला आ जाएगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का। इसी तरह अल्फा की वैल्यू अगर आप 1 करोगे तो वो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर आप 2 करोगे तो वो जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, अब ना मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है। हम एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बेटा कि जो पॉलीमर होते हैं ना उसमें डिफरेंट चेन्स होती हैं। ऐसे कोई ये चेन है, कोई ये चेन है, कोई ये वाली चेन है, कोई ये वाली चेन है। तो पॉलीमर में यूनिफॉर्मिटी तो होती नहीं है, तो डिफरेंट चेन्स होती हैं। तो उन चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंट मेथड से हम मालूम कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से हम बता रहे होते हैं कि इस तरह से उनका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, ऐसे ऐसे उनका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ले ले, यहाँ हम लेते वेट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मुराद है कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो सबसे जो ज्यादा होता है वो MZ मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर MW मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर आपका आता है MV विस्कोसिटी, और MN जो होता है वो लास्ट में आता है। और एक बात आपको बता दूं
ये जो पीक है ना, ये बताती है कि हाईएस्ट जो मॉलिक्यूल है उनका मॉलिक्यूलर वेट mn होता है, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल का वेट लो होता है, जबकि हाईएस्ट जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो mg होता है। अगर ऑर्डर बताऊं तो mg सबसे ज्यादा होता है, फिर mw होता है, फिर mv होता है, फिर mn होता है। तो ये ऑर्डर होता है जी मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, इसको कहते हैं पीडीआई। अब ये क्या होती है, ये बताती, मैं आपको ना सादा अल्फाज में पहले बताता हूँ पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है। देखिए ये एक पॉलीमर है, इसमें डिफरेंट ना यूनिट्स होंगे ये वाले। ये कोई बड़ा यूनिट है, कोई छोटा यूनिट है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अगर और पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो होता है, ये रेशो होती है दो मॉलिक्यूलर वेट की। पीडीआई रेशो होती है किसकी, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की ओवर mn मॉलिक्यूलर वेट, यानी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की। इनकी क्या होती है सर, ये रेशो होती है। अगर आपको बताऊं कि इनकी रेशो अगर एक आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल में कोई डिस्पर्सिटी नहीं है। डिस्पर्सिटी का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी। पीडीआई बेसिकली हमें बताती है कि एक जो पॉलीमर है उसके अंदर कितनी होमोजीनिटी पाई जाती है, कितनी उसके अंदर क्या पाई जाती है, होमोजीनिटी पाई जाती है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर पीडीआई 1 हो जाए तो इसका मतलब है उसमें जो यूनिट्स हैं, जो चेन्स है, वो सारी की सारी सेम है, तो उसमें कोई भी डिस्पर्सिटी नहीं पाई जा रही। लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसकी पीडीआई जो होगी वो कम होगी 1 से, या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। और दूसरे लफ्जों में मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पीडीआई 1 होती है तो इसका मतलब होता है वो नेचुरल पॉलीमर है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है, वो नेचुरल पॉलीमर है। अगर पीडीआई लेस देन ग्रेटर देन 1 होती है तो उसमें मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका, वेट एवरेज, और वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है। वो क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो ये याद रखना है, ये पीडीआई होता है। ये सारी बातें आपको बता दी है। मोनोडिस्पर्स कब होता है, जब पीडीआई की वैल्यू 1 होती है। पॉलीडिस्पर्स कब होता है, जब पीडीआई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक है, चलें वो भी आपको करवा ही देते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स हैं जिसमें पैन, या इसका दूसरा नाम होता है ओरलैन, ओरलैन इसे कहते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये इसके मोनोमर होते हैं विनाइल साइनाइड। सर विनाइल, वॉइस का इशू आ रहा है प्लीज। वॉइस का इशू आ रहा है सर। ये आपको आ रहा है या बाकी किसी और को भी आ रहा है जी, एनीवन एल्स? विनाइल सर हमें भी आ रहा है। कितने लोग हैं जिनको वॉइस का इशू आ रहा है, जरा वो हैंड रेज करें अपने। ये अच्छा जी, ये सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। सर आपकी वॉइस जो है ना कभी बिल्कुल सही आ रही होती है और कभी बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। चलें देखते इस हैं। तरह होता है मतलब अभी जो आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। और कुछ अरसे के बाद बिल्कुल इतनी सारे मध्यम हो जाती है जो हमें बिल्कुल समझ ही देखिए नहीं आती। मुझे नहीं आइडिया, मेरी तरफ से इंटरनेट का इश्यू नहीं है। वो देखें, ये सदफ को क्लियर आ रही है, बाकी
ये नहीदुल्लाह को क्लियर आ रही है, तो इट मीन्स अगर बाकियों को क्लियर आ रही है तो ये आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू है बेटा। मेरी तरफ से इशू होता तो फिर सबको क्लियर नहीं आनी चाहिए थी। समझ आ रही बात की? तो ये आप अपने ओके सर। इंटरनेट को थोड़ा सा बेहतर करें। मेरी तरफ से इशू नहीं है, वाईफाई है और का बहुत अच्छी स्पीड है उसकी, ये भी नहीं है कि यहाँ स्पीड का मसला हो। तो होता तो मैं मुझे पता होता है कभी इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से जिन 3-4 लोगों को इशू है। तो विनाइल साइनाइड ये इसके जी मोनोमर होते हैं, और ये पर ऑक्साइड कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है और ये बना देते पैन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, इसका यूज होता है कारपेट बनाने में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, और प्रेशर वेसल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, टेनिस रैकेट बनाने में इस्तेमाल होता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 2 पे आ जाता है पॉलीयूराथेन्स। पॉलीयूराथेन्स जो होते हैं बेसिकली ये आइसो सायानेट प्री पॉलीमर और पॉलीओल से मिलकर बनते हैं, और ये यूज होते हैं, ये रिजिड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी और हार्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी नेचर के ऊपर। और ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े बनाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लीरा वगैरह जिसको आप लाइक्रा या लीरा कहते हैं, फार्म फॉर्म बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सीलेंट एडहिसिव कोटिंग इसमें यूज होते हैं। नंबर 3 पॉलीप्रोपाइलीन। ये आपके पास पॉलीप्रोपाइलीन क्या होती है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की मौजूदगी में बनती है। प्रोपाइलीन मोनोमर होता है और ये लो डेंसिटी होती है, और ये आपकी पैकेजिंग मटेरियल में यूज होती है। ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी ये यूज होती है। इसके बाद आ जाता है PMMA पॉलीमेथ मिथाइल एक्रिलेट। ये आपका यूज होता है सर ऑप्टिकल क्वालिटी में, इसकी ज्यादा एप्लीकेशन है, और ये कॉन्टेक्ट लेंस में यूज होता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये कुछ मोनोमर्स थे जो आई थिंक आपको बताने थे। तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है, पहला चैप्टर एंड हो गया। आप लोगों को मुबारक हो, एक दिन में आपने चैप्टर पढ़ लिया है। कोई सवाल है आपका तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी। अब भी बेटा देखें, सिर्फ 3500 फी है और मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको इतनी मेहनत से पढ़ाएगा, और पाकिस्तान में तो आपको शायद ही कोई पढ़ाए। तो 10,000 में भी ये कोर्स आपको नहीं कोई पढ़ाएगा, जो सिर्फ हम 3500 में ये पढ़ाएंगे। 100 डेज की फीस है, एक चैप्टर आपका एक दिन में हो गया है। और पाकिस्तान में मैं आपको कहता हूँ कि शायद ही कोई पढ़ाए। हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं, अल्लाह की रजा है। और देखें, मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे से मुसलसल आपके सामने बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये एक आपको पता होना चाहिए, एक टीचर जो होता है उसकी ड्यूटीज क्या हैं। आप भी पढ़ाते हैं तो अपनी ड्यूटी को फर्ज समझ के आपने काम करना है, ये नहीं कि बेईमानी के साथ आपने कभी काम नहीं करना। पाकिस्तान को आप जैसे यंग टीचर्स की ज़रूरत है। आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बच्चों का फ्यूचर आपने बनाना है, ताकि आपको दुआएं दे लोग। ठीक है, कोशिश ये करें। हाँ जी, कोई सवाल है बेटा तो पूछे। चैप्टर 1 आपका फिनिश होता है जी। सर बुक का बता दें। हाँ, बुक्स मैं आपको ना आज या कल में शेयर कर देता हूँ, आपको उसके लिए परेशान ना हो। बुक्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़े से बिजी थे बेटा, इसलिए आज या कल में बुक्स आपसे शेयर हो जाएंगी। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो करवा सकते हैं। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो जहाँ से आपका पॉइंट मिस हो वहाँ से आपने बेटा उसको लिख लेना है। और दूसरी बात, एमसीक्यूज के नोट्स जो होंगे वर्ड फॉर्म में
और रिटन फॉर्म में वो आपको मिलेंगे, और कुछ जो चैप्टर्स होंगे उसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी आपको हर लिहाज से फैसिलिटेट करें। आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से गुजारा हो। और आप लोगों ने देखा एक चैप्टर हो गया हमारा, आप लोगों ने शायद कुछ समझा होगा इसमें से, उम्मीद करता हूँ मैं। जी, और किसी का कोई सवाल हो? एनीवन?